अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम लोग देखने वाले हैं आपके निसाब में शामिल अफ़साना बेवज़नी की क़ीरत और वज़ाहत को। इस वीडियो में आप इस अफ़साने के हवाले से पूरी तरह से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। इससे आपकी क़ीरत अच्छी होगी और आपके इम्तिहान में आने वाले मारूज़ी सवालात और तफ़सीली सवालात के जवाब को आप आसानी से दे पाएंगे। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस अफ़साने के हिस्से से आपके इम्तिहान में 10 मार्क्स आते हैं, 5 तफ़सीली और 5 मारूज़ी। तो वो अफ़साना बेवज़नी, ये अफ़साना आपा जो है हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। उससे तफ़सीली और मारूज़ी दोनों तरह के वीडियोज़ हम लोग अपलोड कर चुके हैं और अब जो है हम लोग अफ़साना बेवज़नी की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे जो है हम लोग क़ीरत करने के बाद सिर्फ मारूज़ी सवालों को देखेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सब्जेक्टिव नहीं देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो जो तहरीक का हिस्सा है। मैं बहुत से कमेंट्स को देख रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप पे और वीडियोज़ के इसमें मैसेज आ रहे हैं कि क्या अज़ुर गॉनवी पे बनाइए, या मतलब अपने ख़यालात का इज़हार आप कर रहे हैं कि इस चीज़ पे बनाइए, इस चीज़ पे बनाइए। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं तज्ज़िया करने के बाद मुझे जो लगता है कि ये टॉपिक इस साल इम्तिहान में 2024 के इम्तिहान में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उसको आपके सामने रखता हूँ ताकि आप उससे नंबर हासिल कर सकें। तो इसलिए आप मुझे बराए मेहरबानी ये मशवरा मत दीजिए कि किस पे बनाएं और किस पे ना बनाएं, क्योंकि मैं तज्ज़िया करता हूँ और मैं पेश करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जो मौज़ूआत दे रहा हूँ, जो टॉपिक्स दे रहा हूँ, जितने सवालात दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि सवाल कम है, तो आप जो है किसी गाइड से अपनी और मज़ीद तैयारी कर सकते हैं, कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। उसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप बिल्कुल कीजिए। मैं यहाँ पे उन तालिब इल्म को अपनी राय दे रहा हूँ जो इसको फॉलो करते हैं चैनल को। तो आप मेरे बताए हुए तमाम नोट्स को फॉलो कीजिए, याद कीजिए, इंशाल्लाह मार्क्स आप लाएंगे। घबराइए मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत देखिए आपके निसाब में एक दो शख्स तो है नहीं, एक दो चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तमाम को कवर करेंगे तो एक साल कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको नहीं पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मैं उन तमाम को पेश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये सब आएगा। तो घबराइए मत, आप लोग सुकून के साथ मेरे बताए हुए नोट्स को फॉलो कीजिए, याद कीजिए और अपने जहन में रखिए। इंशाल्लाह इससे आपका काम हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो नाजरीन, चलिए फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब से साझा कर दीजिए ताकि वो भी फटाफट इससे इस्तेफादा कर ले और आगे मज़ीद तैयारी को बढ़ा सके। तो नाजरीन, अब हम लोग शुरू करेंगे अफसाना आपा की क़ीरत को। आप अपनी किताब को सामने खोल कर रखिए और मैं जहाँ जहाँ जिस तरह पढ़ाता हूँ, जहाँ अंडरलाइन है वहाँ अंडरलाइन कर लीजिए ताकि बाद में जब आप पढ़ें तो आप उसको उसी तरह पढ़ें और वहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो हल हो सके। अफसाना बेवज़नी। मैं उसे कब्र की गहराइयों में लिटाकर जब अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ गोबरा कब्रिस्तान से लौट रहा था तो मुझे पहली बार महसूस हुआ था कि हम दोनों ने ज़िंदगी की वसअतों को बहुत ही सही ढंग से समेटा था और एक मुकम्मल और भरपूर ज़िंदगी जीने के बाद वो मुझसे ऐसे बिछड़ी थी जैसे ये तो होना ही था और एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत होना था। अफसाने के अफसाना को जो बयान कर रहा है वो अफसाना निगार ही है, रावी जो है वो अफसाना निगार है। तो अफसाना निगार कह रहा है कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और उसे वो गोबरा कब्रिस्तान में दफन करके आया है और अपने जहन में ये सोच रहा है कि इन दोनों ने, यानी अफसाना निगार और उसकी बीवी ने, एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। ज़िंदगी की वसअतों को, यानी कि ज़िंदगी में जो भी काम होने थे, इन दोनों ने मिलकर के बहुत उम्दा तरीके से अंजाम दिए। आगे आप देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में किस तरह से हम आहंगी थी। तो ये कह रहा है कि हम दोनों ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन मैं अपने बेटे हामिद को किस तरह यकीन दिलाता कि उसकी माँ जिस सफ़र पर निकल चुकी है उसकी तैयारियां तो उसने बहुत पहले ही कर ली थीं, अब बचा ही क्या है उसको करने के लिए। माँ की आरजुओं का दायरा कितना छोटा हुआ करता है। बेटा पढ़ लिख कर बड़ी सी नौकरी पर लग जाए या बाप की तिजारत को कुछ और फैला ले, फिर एक चांद सी बहू और पोते पोतियों की किलकारियां। ये कहता है कि माँ जो है उसका ख्वाब जो है बहुत छोटा होता है, उसकी दुनिया बहुत छोटी होती है।
यानी कि अगर बेटा है तो माँ बेटे के हवाले से यही सोचती है कि बेटा जो है वो पढ़ लिख ले, कामयाब हो जाए, शादी हो जाए, एक बहू आ जाए। तो वही कह रहा है, तो ये सारा कुछ बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह उसने चाहा था। यानी कि अफसाना निगार की बीवी ने जिस तरह चाहा था कि बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाए, कामयाब हो जाए, नौकरी पे लग जाए और एक चाँद सी बहू आ जाए। तो यही कह रहा है कि ये सारा कुछ जिस तरह उन्होंने चाहा था, यानी उनका ख्वाब था, यानी कि हामिद उसी तरह सब करता है, उसकी शादी भी हुई। मगर जब रात आई तो सारे अजीज़ व अकारीब एक थकन के एहसास के साथ मुझसे जुदा होकर शहर में अपने अपने घरों को लौट गए। यानी कि ये अफसाना निगार वो जो दफन करके आता है, उसके बाद ये सोच रहा होता है, फिर रात हो जाती है। तो रात में तमाम अज़ीज़ व अकारीब चले जाते हैं, देखते हैं आपके जिस घर में मैयत होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है सिंपथी देने के बाद वापस चले जाते हैं। तो वही सब शहरों में लौटने लगे। यानी कि इस अफसाने में शहर के मंजर को पेश किया गया है। जाते जाते उन्होंने मुझसे मेरे बेटे, बहू और पोते पोतियों से हमदर्दी का इजहार भी किया था शायद, और मैं अपनी मुस्कुराहट के साथ उनके जज्बात का शुक्रिया अदा करके उनको रुखसत करता रहा था। यानी कि जितने भी अजीज़ व अकारीब आए थे वो सब जो है रात हो गई तब आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। तो ज़ाहिर सी बात है वो जाएंगे तो छोटे बच्चे हैं, हामिद है, इन लोगों के साथ जो है हमदर्दी का इजहार भी किया। और ये चूँकि बुज़ुर्ग है तो ये सब का वो सबको रुखसत किए शुक्रिया के साथ। एक एक करके जब सब चले गए तो हामिद ने मुझे बताया कि वो अपने बच्चों के साथ आज रात मेरे साथ यहीं गुजारेगा। वो सोच रहा होगा कि कम अज़ कम आज की रात तो डैडी को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मैंने कहा इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहू और बच्चों को तकलीफ़ हो जाएगी। तुम लोग अपने फ्लैट पर चले जाओ और आराम करो। मेरे इसरार पर तो इतना हुआ कि बहू बच्चों को लेकर चली गई, मगर हामिद मेरे पास ही रह गया। मैंने भी सोचा कि यहाँ रहकर वो अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करना चाहता हो शायद। यानी जब दफन करके आया तो तमाम अजीज़ व अकारीब जो है आहिस्ता आहिस्ता जब रात होने लगी तो वो लोग भी हमदर्दी का इजहार करके आहिस्ता 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 चले गए सब। लेकिन हामिद जो है वो रहना चाहता है। यानी कि दरअसल बात ये कि हामिद जो है वो शादीशुदा है और आगे आपको पता चल जाएगा कि हामिद क्यों बाहर रहता है। शहर में क्या होता है कि एक जगह में इंसान नहीं रहते हैं, ये शहर की ज़िंदगी ऐसी ही है। वो कोई दूसरे फ्लैट में, कोई दूसरे फ्लैट में, तो हामिद किसी और फ्लैट में, किसी और बिल्डिंग में रहता है। लेकिन चूँकि आज माँ का इंतकाल हुआ है तो वो कहता है बाप से कि आज वो उनके साथ रहना चाहता है, यानी उस घर में रहना चाहता है जिस घर में उसकी माँ रहती थी। तो अफसाना निगार जो है, हामिद का जो वालिद है, वो कहता है कि बच्चों को तकलीफ़ होगी। तो बहू जो है, यानी कि उसकी जो बीवी है हामिद की, वो बच्चों को लेकर के अपने फ्लैट में चली जाती है और हामिद अपने बाप के साथ रह जाता है। नौकर ने खाना लगा दिया था। ना मैं खाने के मूड में था और ना हामिद। मैं तो बस आंखें बंद करके उन रास्तों और मरहलों को देखना चाहता था जो मैंने पिछले 35 साल में उसके साथ गुजारे थे। 35 को याद रखिएगा, यानी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो 35 साल की है। मैंने देखा हामिद बगल के पलंग पर कपड़े तब्दील करके लेट चुका है। नौकर ने बल्ब ऑफ कर दिए थे। मेरे कमरे में हमेशा 2 पलंग हुआ करते थे। एक पर मैं सोया करता था और दूसरा खाली पड़ा रहता था। कभी कभार कोई अजीज़ आ जाता तो उस पर सो जाता, वरना उसकी सफ़ेद चादर पर कभी शिकन न पड़ती। बगल के कमरे में भी इसी तरह 2 दीवान थे, एक हामिद की माँ के लिए और दूसरा कभी हामिद के लिए हुआ करता था। लेकिन उसने जैसे ही मेरी तिजारती हदों को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली, मैंने उसकी आसाइश के लिए एक महंगे इलाके में बड़ा और आरामदेह फ्लैट खरीदकर उसके हवाले कर दिया। नए मॉडल की कार भी उसे मुहैया कर दी और अपने ताजिर दोस्त की इकलौती बेटी सादिया से उसकी शादी भी अंजाम पा गई। तो क्या है कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड को बता रहे हैं ज़रा सा। जब वो लेट गए ये लोग, हामिद और उसके वालिद, तो ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ों को बता रहे हैं कि मेरे घर का जो लोकेशन है वो किस तरह। फिर वो बताते हैं कि हामिद जो है वो किस तरह कामयाब हुआ तिजारत को, जब वो आगे बढ़ाया तो ये दूसरे इलाके में, महंगे इलाके में एक फ्लैट और एक कार वगैरह ख़रीद करके
दे दिया। उसके बाद जो है अपने दोस्त की बेटी सादिया से उनकी शादी भी हुई। तो ये तमाम चीज़ों को वो बता रहे हैं। कब? जब वो बिस्तर पे लेट गए हैं। बीवी को दफन करके आने के बाद, अज़ीज़ व अक़ारिब को रुख़सत करने के बाद जब बिस्तर पे वो लेट गए हैं, नहीं बिस्तर पे नहीं लेटे हैं अभी वो मेज़ पर हैं, यानी कि खाना खाने के लिए। नहीं, खाना के बाद जो है लेटने का ही मंज़र है, सॉरी। तो जब वो लेट चुके बिस्तर पे, तब ये चीज़ों को वो बता रहे हैं अफ़साना निगार कि ये मामलात हैं। इन सारे प्रोग्रामों में यानी कि हामिद की परवरिश है, अपनी इन दोनों की ज़िंदगी है, हामिद के वालिद और हामिद की वालिदा, और हामिद की शादी है, और दीगर कामों में ये कह रहा है कि इन सारे प्रोग्रामों में इन सारे प्रोग्रामों में वो कितना कम थी और मैं कितना ज़्यादा था, कभी मैंने सोचा ही ना था। यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी में ये कह रहा है अफ़साना निगार कि इन तमाम कामों में मैं ज़्यादा काम कर रहा था या वो ज़्यादा काम कर रही थी, मैं कम काम कर रहा था या वो हामिद की माँ कम काम कर रही थी। इन्होंने यानी अफ़साना निगार ने कभी ये बात नहीं सोचा था, इसलिए कि अब तक हम एक साथ एक ही अंदाज में सोचते आए थे शायद। यानी कि वो इसलिए कभी नहीं सोचा, जैसे हम लोग आज अपनी ज़िंदगी में अगर 2 दोस्त साथ रहते हैं 5 साल, तो कहते हैं कि हमारी दोस्ती जो है मेरी वजह से है। शादीशुदा ज़िंदगी में भी शौहर अक्सर बीवी को ताना मारते हैं कि मेरी वजह से ये रिश्ता कायम है, या बीवी जो है शौहर को ताना मारती है कि ये रिश्ता मेरी वजह से, दोनों में इख्तिलाफ़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अफ़साना निगार और उसकी बीवी के दरमियान में जो रिश्ता है बहुत उम्दा है। वो इसलिए कि दोनों एक ही अंदाज से सोचते हैं, दोनों के सोचने का तरीका बहुत एक जैसा है। वो इस वजह से जो है यहाँ पे शुरुआत में ये कह रहे हैं ना कि यहाँ देखिए कि भरपूर ज़िंदगी के बाद वो मुझसे ऐसे बिछड़ी थी जैसे ये तो होना ही था। यानी कि वो लोग इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसे कि, और मतलब होता ना कि सोच इस तरह से दोनों की मिल गई थी कि आगे अब और कुछ जो है बचा ही नहीं था। जैसे कि मान लीजिए सोच इस कदर इन दोनों की मिल गई थी कि आगे, अब मान लीजिए होता ना कि किसी काम के हवाले से आप सोचते हैं कुछ और वो सोचते हैं कुछ, इख्तिलाफ हो तब ना कोई कुछ बचा हो। जब आप 35 साल किसी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और आप दोनों की सोच अगर एक जैसी है, आप 35 साल से सारा काम एक जैसे करते हैं यार, एक ही अंदाज में, तो जाहिर सी बात है ऐसा लगेगा कि 2 जिस्म एक जान है, तो फिर एक की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह का मामला है। तो 35 साल में इन दोनों के दरमियान ना झगड़ा हुआ, ना कोई मारपीट, ना कोई इख्तिलाफ, यहाँ तक कि दोनों के सोचने का अंदाज़ भी एक जैसा है। तो ये इन लोगों की एकदम भरपूर ज़िंदगी थी। तो ये बता रहे हैं कौन? अफ़साना निगार बता रहे हैं अपनी बीवी को दफ़न करके आने के बाद। तो यहाँ पे अब देखिए कि वो मतलब अब मिसाल देंगे कि वो दोनों जो है 35 सालों में किस तरह एक दूसरे को एक जैसे सोचते आ रहे थे, ठीक है। अब देखिए, हम एक दूसरे को कुछ यूँ महसूस करते थे, यानी कि एक दूसरे के हवाले से कैसे सोचते थे और किसी काम के थे दोनों की राय एक जैसी कैसे होती थी। रात का खाना टेबल पर लगा हुआ है, हम आमने सामने कुर्सियों पर बैठे हैं। ये फिर आप पीछे चले जाए बैकग्राउंड। अब ये बता रहे हैं कि जब वो जिंदा थी अफ़साना निगार की बीवी, तब कैसा मामला था, इस तरह कि रात का खाना टेबल पर लगा हुआ है, हम आमने सामने, हमसे मुराद अफ़साना निगार और उसकी बीवी, हम आमने सामने कुर्सियों पर बैठे हैं। उसने मेरी प्लेट में खाना लगा दिया है, खुद लिया है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपने अपने निवाले उठाए, मगर उसने अपना हाथ रोक लिया, उसे कुछ याद आ गया। यानी कि आप दोनों खाना चाह रहे हैं लेकिन निवाला उठाए हैं और कुछ बोलना चाह रहे, तो इसलिए निवाला मुंह में नहीं लिया और आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। ऐसा है कि हामिद अब जो है अफ़साना निगार की जो बीवी है वो कुछ कहना चाह रही है कि ऐसा है कि हामिद, देखिए डॉट 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 डॉट, यानी कि वो कहना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ऐसा है कि हामिद, लेकिन मैं रोक दे रहा हूँ आपको, बीच में काट दिए तो आप चुप हो गए, तो ये बीच में काटने की अलामत है। यानी कि वो कहना चाह रही है कि ऐसा है कि हामिद, मान लीजिए वो ये कहना चाह रही होगी कि ऐसा है कि हामिद जो है जवान हो गया है सपोज़, लेकिन वो बीच में काट देता है हामिद का, बोलने नहीं देता है। मैंने इशारे से, यानी कि इशारा किया वो अफ़साना निगार, मैंने इशारे से उसको खामोश किया और अपना लुक़मा निगलने के बाद फ़ौरन बोल पड़ा, तुम कहना चाह रही हो कि हामिद के लिए एक खूबसूरत सा फ्लैट ख़रीद लिया जाए। बिल्कुल सही, मैं यही कहना चाहती थी।
देखिए, तो यानी कि दोनों खाने पे बैठा हुआ है टेबल पे और उसकी बीवी कुछ कहना चाह रही है, वो हामिद तक पहुंची ही है कि आगे का जुमला ये बता दिया कि हामिद के लिए खूबसूरत सा फ्लैट खरीद लिया जाए। यानी कि वो यही कहना चाहती थी लेकिन इन्होंने कह दिया। यानी कि दोनों के सोचने का अंदाज देखिए, वो सिर्फ वो हामिद कहा है और वो निकाली भी नहीं अभी ज़बान से और वो इन्होंने अदा कर दिया कि वो क्या चाहती है। तो देखिए वो इस कदर एक दूसरे को ये दोनों समझते थे और इन दोनों की सोच एक जैसी थी। तो एक मौका तो ये हो गया हामिद के लिए फ्लैट का मौका। किसी और मौके पर जब मैंने इस तरह बात शुरू की थी, अब देखिए एक मौके पर तो अफसाना निगार दिखाया कि वो अपनी बीवी को किस तरह समझता था, अब उसकी बीवी इसको किस तरह समझती थी ये देखिए। हमारी कार बहुत पुरानी हो चुकी है, ये अफसाना निगार का, उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया था। यानी कि अभी वो कह ही रहा है कि हमारी कार बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके आगे अब वो क्या बोलती है देखिए, हामिद के लिए नई कार का डीलक्स मॉडल खरीद लीजिए और उसकी सालगिरह पर प्रेजेंट कर दीजिए। यानी कि अफसाना निगार कहना चाह रहा होगा कि हमारी कार जो है बहुत पुरानी हो चुकी है, तो हामिद के लिए एक नई कार लेकर के उसको सालगिरह पर प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन वो सिर्फ अभी इतना ही कहा था कि हमारी कार बहुत पुरानी हो चुकी है। अफसाना निगार की बीवी आगे बढ़ करके कहती है कि ठीक है, डीलक्स मॉडल कार ले लीजिए और सालगिरह पे प्रेजेंट कर दीजिए। यानी कि दोनों के सोचने का तरीका भी एक जैसा है और किसी भी मतलब अब 35 सालों से ज़िंदगी ये लोग गुजारे हैं, जाहिर सी बात है। और इस तरह से कि किसी भी मुद्दे के हवाले से आप अपने जहन में बात लाए ही हैं कि ये दूसरा आदमी अदा कर दे रहा है, तो लग जाता है ना कभी कभी कि भाई ये माफ़ौकुल फितरिया नासिर है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप इस कद्र एक दूसरे को समझने लगें तो मेरे ख्याल से और उस रिश्ते के दरमियान कुछ नहीं बचता है। कुछ नहीं बचता है से मुराद ये है कि मान लीजिए अब इस तरह हो गया कि आपकी बीवी इस तरह समझ रही है और आप अपनी बीवी को इस तरह समझ रहे हैं, मिसाली तरीका है ये। तो मान लीजिए अब आपकी बीवी की ज़रूरत आपको नहीं रहती है किसी भी मामले में, यानी कि आप बची हुई ज़िंदगी को किस तरह गुजारेंगे ये तो आप जानते हैं कि आपकी बीवी जो है क्या चाहती है, आप जानते हैं और अपनी बीवी से आपको इतनी मोहब्बत है कि आप उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। तो एक खलिश रहे, एक नाइत्तिफाकी रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी कि अगर कहीं पे कोई परेशानी होती, दोनों के सोचने का नज़रिया ज़रा सा मुख्तलिफ होता तो क्या होता कि ज़िंदगी के लिए, क्योंकि देखिए नशेब व फराज ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, कुछ नाइत्तिफाकी बेहद ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में नाइत्तिफाकी नहीं है, इसीलिए इस अफसाने का नाम है बेवज़नी। आगे आप समझेंगे। बहरहाल चलिए, तो आप समझ गए कि अफसाना निगार जो है बता रहा है कि उन दोनों ने भरपूर ज़िंदगी गुजारी थी, उसकी बीवी के गुजरने का उसे गम नहीं था क्योंकि वो भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद प्लानिंग के तहत चली गई थी और इसे पता था कि ये होना ही है, क्योंकि अब इन दोनों के दरमियान कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ना इत्तेफाकी रही नहीं। 35 सालों में एक बार भी ना इत्तेफाकी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद ये तमाम चीज़ों को बताता है कि किस तरह से हामिद की परवरिश हुई और इस दरमियान में वो हामिद के लिए क्या क्या किया, शादी उनकी हुई। और इन दोनों दो मौक़ों को यहाँ पे पेश किया गया है कि किस तरह से उसकी बीवी इसको समझती थी और ये उसकी बीवी को किस तरह से समझता था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखिए, कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों में इस हद तक हम आहंगी का होना कहीं माफ़ौकुल फितरी अमल तो नहीं। कभी कभी लगता है हम दोनों का दिमाग कंप्यूटर बन चुका है। क्या बन चुका है ये याद रखिएगा कि कभी अफसाना निगार को क्या लगता है कि उसका दिमाग कंप्यूटर बन चुका है। जैसे कंप्यूटर में भी तो गड़बड़ी होती है ना, लेकिन इसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। देखते हैं ना कंप्यूटर में कभी हैंग हो जाता है, कभी बग का मसला होता है, कभी कोई दूसरा इशू होता है, लेकिन इन लोगों का जहन का ऐसा है 35 सालों में कभी कोई इशू नहीं हुआ। कभी महसूस होता है कि कोई गड़बड़ी ज़रूर है, वरना 35 साल की रफ़ाकत में कभी तो उसको मुझसे और मरहलों को देखना चाहता था जो मैंने, हाँ क्या हो गया, ये डबल हो गया क्या, और मरहलों को, अच्छा ये पेज डबल हो गया है। कभी तो उसको मुझसे यहाँ पे उसको काट दीजिएगा, ये भेजा है, उसको मुझसे कोई शिकायत होती, उसको नहीं तो मुझे ही उससे किसी भी मसले पर इख्तिलाफ होता। यही मसला है कि 35 साल में न बीवी को शोहर से कोई शिकायत है और ना ही शोहर को बीवी से कोई मसला है, ना इत्तेफाकी कह के कुछ है ही नहीं। इन दोनों के दरमियान सिर्फ और सिर्फ यकसानियत है, मोहब्बत है, बल्कि इत्तेफाक कह के कुछ नहीं है, शिकायत कह के कुछ नहीं है। मैंने अपने दिमाग पर बहुत ज़ोर डाला। कब ये ज़ोर डाल रहा है? जब उसको दफन करके आया है और बिस्तर पर लेटा हुआ है। कोई भी लम्हा मुझे ऐसा याद नहीं आ सका जब उसकी वजह से मुझे या मेरी वजह से उसको कभी कोई परेशानी हुई हो।
बताइए 35 साल में अगर इन दोनों की वजह से एक दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो रही तो सोचिए उसकी ज़िंदगी किस तरह से आइडियल है। लेकिन एक बार एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त ज़रूर पैदा हो गई थी जब हम हामिद की शादी की तैयारियों पर नज़रसानी कर रहे थे। अब फिर बैकग्राउंड में जाइए, जब हामिद की शादी है वो उसको यहाँ पे पेश कर रहे हैं। ये 5वें दिन बारात की तारीख थी, दावती कार्ड तकसीम किए जा चुके थे, हामिद के फ्लैट को इंटीरियर डेकोरेटर मुकम्मल तौर पर सजाया जा चुका था। दूसरे सूबों से दूर और करीब के रिश्तेदार अहबाब आना शुरू हो चुके थे। सबों के लिए होना चाहिए एक मशहूर होटल में कमरे बुक थे। हामिद का शाहाना लिबास तकरीबन तैयार हो चुका था। बहू के लिए जेवर और बनारसी साड़ियाँ, अच्छा यहाँ पे देखिए ये साड़ियाँ लिखे हैं तो साड़ी भी लिख सकते हैं और साड़ी दो चश्मी है के साथ वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कहाँ है वो? साड़ियाँ खरीदी जा चुकी थीं। इन्हीं तैयारियों के हुजूम में एक रोज़ उसने मुझे अपनी साड़ी और मेरा सूट निकाल कर दिखाते हुए मुझसे कहा था। यानी कि ये कह रहा है कि 35 सालों में ना मुझे उससे शिकायत थी, ना उसे मुझसे कोई मसला था, कोई ना इख्तिलाफ़ नहीं था, ना इत्तेफाकी नहीं थी। लेकिन कह रहे हैं कि इस 35 साल में एक बार ऐसा हुआ था कि ज़रा-सा मैं उसके दिमाग को नहीं समझ पाया था, ठीक है? एक बार, और वो कब हुआ था वो बता रहे हैं कि शादी के वक़्त में। तो ये शादी के तमाम मंज़र को ऊपर में बताया कि हामिद की शादी के वक़्त में कार्ड वग़ैरह, होटल वग़ैरह सब बुक हो गया था किस तरह से। अब देखिए उसने कहा, यानी कि बीवी ने, ज़रा इनको गौर से देखिए तो। मैंने देखा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने उससे पूछा, आखिर क्या है इसमें? तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने फिर देखा, उलट पुलट कर देखा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने उसके चेहरे पर नज़र डाली, वो बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। तब मुझे पहली बार लगा कि मैं उसके जहन को कुछ समझ नहीं पाया हूँ। कंप्यूटर में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने उससे फिर कहा, खुलकर बताओ आखिर क्या चक्कर है? उसने कहका लगाते हुए कहा, देखिए जनाब, आप जवान रहे और ना मैं, और मेरी ये साड़ी, ये सुर्ख शौख रंग और आपके सूट का ये डिज़ाइन लोग क्या कहेंगे? आपको याद है ना, आपने इस साल अपनी 60वीं सालगिरह मनाई है। तो ये बात है, मगर मसला हमारा या हमारी पसंद का नहीं है, तो किसकी पसंद का है? भाई ये हामिद अपनी पसंद से लाया है और हम उसका दिल तो नहीं तोड़ सकते हैं ना। तो यूँ है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। यानी कि ये वो मरहला है जो अफसाना निगार बता रहे हैं कि 35 साल में सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ था जब वो अपनी बीवी के जहन को नहीं समझ पाया था। वो उस वक्त होता है जब उसकी बीवी जो है हामिद की शादी पे उसका सूट निकाल के दे, सूट यानी कि कोट पैंट जो हम लोग पहनते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक इंसान जो कि 60 साल का हो चुका है, अब अगर वो चमकता दमकता एकदम सूट पहने, वो क्या बोलते हैं उसको, सूट पैंट कोट पैंट पहने, और उसकी बीवी वो भी करीब 50 साल की हो गई होगी, अगर बहुत चमकती दमकती एकदम लाल साड़ी पहने तो सूट नहीं करेगा ना। उम्र के हिसाब से हमारे समाज में इन चीज़ों के लिए भी कि आप किस उम्र में कैसा कपड़ा पहने ये भी तय है। तो उस वक्त जब वो सूट निकाल के दिखाती है तो ये नहीं समझ पाता है, ये पूरा मामला है। उसके बाद दिल तो नहीं तोड़ सकते हैं ना। चलिए उसके बाद देखिए, मैंने महसूस किया कि हामिद सो चुका है, यानी कि फिर से अब वो जो है वापस उसी रात में आ गया जब वो अपनी बीवी को दफन करके आया होता है। तो चूँकि हामिद उसी के बगल में लेटा हुआ है, तो ये वही कह रहा है कि मैंने महसूस किया कि हामिद सो चुका है, मगर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। जाहिर सी बात है, उसकी बीवी इंतकाल कर गई है तो ये कैसे सोएगा। मैं तो माजी की पगडंडियों में, पगडंडी कहते हैं उसे, जो खेतों में जो एक पतला सा रास्ता उसे पगडंडी कहते हैं, माजी की पगडंडियों पर भागता फिर रहा था। मगर भागते भागते थकन का एहसास भी ये सोचकर नहीं था कि ज़िंदगी के बाकी दिनों में वो मेरे साथ होगी। मुझे याद आया उस रोज़ वो कितनी खुश थी। यानी कि फिर से जो है हम लोगों को वो पीछे फ्लैशबैक में, यानी कि ख्वाब में लेकर के जा रहा है अफसाना निगार। कब?
एक वाक़या फिर बता रहे हैं कि वो बहुत खुश थी। कब? इतवार की शाम थी, यानी कि जब ये हयात से थी तब का मामला है कि इतवार की शाम थी। हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवाओं की गुदगुदाहट, शॉल ओढ़े सोफे में धंसा गालिब की गज़लों का कैसेट सुन रहा था। यानी अफसाना निगार जो है बारिश के दिनों में हल्की हल्की हवा चल रही है और वो जो है शॉल ओढ़ करके सोफे में बैठ करके जो है गालिब की गज़लों को सुन रहा था। और गा कौन रहा था? मेहदी हसन। मेहदी हसन की आवाज़ का जादू माहौल को अपने असर में ले रहा था जब इस शेर ने लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, यहाँ रास्ता के बाद को कर दिया है, कोई होगा याय के साथ, ठीक है, याय पे हमजा। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों, अब रहो तन्हा कोई दिन और। तो यहाँ पे शायर जो है ये अफसाना निगार कह रहे हैं कि ये एक मामला था कि बारिश का मौसम था, उस वक्त जो है ये मेहदी हसन की आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब की गज़लों को सुन रहा था, ख़ास तौर से ये शेर जो कि अभी देखें। तो उस वक्त क्या होता है उसकी बात का देखिए, मेरे दिल को जकरना शुरू किया था कि वो मेरे पास आ गई होना चाहिए, मेरी हो गया ये, मेरे पास आ गई और बैठते ही उसने टेप रिकॉर्ड का स्विच ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल से आप तमाम टेप रिकॉर्ड को समझते होंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ना समझें। टेप रिकॉर्डर में क्या होता था कि कैसेट आता था, कैसेट में रील हुआ करता था, उसको दोनों साइड से लगा करके, अभी बहुत मुश्किल है कि इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएँ, लेकिन पहले टेप रिकॉर्डर में कैसेट बजाया जाता था, कैसेट में रिकॉर्ड किया जाता था, तो वो टेप रिकॉर्डर में ही सुन रहा था, तो उसको बंद कर देती है उसकी बीवी, ठीक है। उसने इस तरह शुरू किया था, देखिए आप 70 के हो चुके हैं और मैं 60 की। तो ये जब अफसाना निगार गालिब की गज़ल को सुन रहा था मेहदी हसन की आवाज़ में, बारिश का मौसम था, हवा चल रही थी, सोफे में बैठा, ये बहुत सुकून से सुन रहा था। उसी वक्त इसकी बीवी आके कैसेट बंद कर देती है और कहना शुरू करती है क्या कि देखिए आप 70 के हो चुके हैं। अफसाना निगार की उम्र कितनी हो चुकी है? 70, और वो 60 साल की हो चुकी है। तो अफसाना निगार जवाब देता है, यानी तुम याद दिला रही हो कि हम खूसट बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं। वो होता ना कि झुर्री पकड़ जाए और लाठी लेकर के कांपने लगे, उस तरह के बूढ़े हो गए। उसने मुझे समझाने के अंदाज में कहा। कौन? उसकी बीवी। क्या कहती है? इस तरह नहीं सोचते माय डियर, सोचना यह है कि अब हमारे आखिरी सफ़र का नक्कारा किसी वक्त भी बच सकता है। तो अफसाना निगार कहता है, तो हमें अब अपनी मौत का इंतज़ार करना ही चाहिए। उसने बहुत लगावट के साथ मुझे देखा, उसकी बीवी। उसके बाद, मगर एक मसला है कि हम में से पहले कौन जाएगा, यानी कि कौन मरेगा। मैंने जवाब दिया, पहले मैं मौत का इस्तकबाल करूँगा, यानी अफसाना निगार कह रहा है कि पहले मैं मरूँगा। वो मुस्कुराई, यानी आप मुझे छोड़कर भाग खड़े होंगे, बेवफा कहीं के। यहाँ पे अफसाना निगार की बीवी जो है उसको प्यार से छेड़ रही है। यहाँ पे मसला ये है कि ये दोनों के दरमियान में ये बात हो रही है कि अफसाना निगार जब वो गाना गज़ल सुन रहा था तो वो आकर के कैसेट बंद करके यही कहती है कि चूँकि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं तो अब पहले कौन मरेगा ये देखने वाली बात है। तो जब अफसाना निगार कहता है कि मैं जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, तो ये छेड़ रही है कि आप, यानी कि हम मुझे छोड़ के चले जाएंगे, आप बेवफा हैं, यानी कि धोखा दे देंगे मुझे। तो ये छेड़ने का अंदाज़ है। लेकिन आखिरी सफ़र पर पहले कौन निकल खड़ा होगा ये किसको पता है। यही सोचकर शायद उसने प्रोग्राम बनाया कि हम दोनों अलहिदा अलहिदा कैसेट पर एक पैगाम रिकॉर्ड कर दें, जैसे हम एक दूसरे से क्या चाहते हैं, जैसे तुम अपनी मौत के बाद मुझसे क्या चाहोगे, कि मैं किस तरह खाना खाऊं, कौन सा लिबास पहनूं। नहीं, मुझसे सफ़ेद साड़ी। मैंने महसूस किया कि हामिद सो चुका है। ये फिर से वही पेज रिपीट हो जा रहा है बार बार गलती से। बिल्कुल नहीं पहनी जाएगी, यानी सारी तफसील, सारी जुज़ियात हम एक दूसरे के लिए रिकॉर्ड कर जाएंगे, मगर एक शर्त होगी कि हम में से एक बिछड़ने के बाद ही दूसरा इस रिकॉर्ड को सुन सकेगा। तो शर्त मंजूर हो गई और उसी शाम हमने एक दूसरे से अलग होकर वो सारा कुछ टेप कर डाला जिसकी हम में से किसी एक को ज़रूरत होगी। पहले आप देखें कि इन दोनों के दरम्यान में 35 साल जो ज़िंदगी गुजरी है शादीशुदा,
वो बहुत उम्दा, यानी कि 35 साल में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दूसरे को शिकायत हुई हो। यानी कि अफसाना निगार चाहता हो कि उसकी बीवी लाल साड़ी पहने और उसकी बीवी जो है वो ब्लैक साड़ी पहनी हो और उसको तकलीफ़ हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी मामले में नहीं हुआ। तो अब जब ये लोग 70 और 60 साल के हो चुके हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि अब आगे की ज़िंदगी कौन किस तरह गुजारेगा। तो अपनी अपनी पसंद को कि अगर मान लो अफसाना निगार मर जाए तो अफसाना निगार किस तरह चाहेगा कि उसकी बीवी किस तरह ज़िंदगी गुजारे, इसके हवाले से एक टेप रिकॉर्ड में कोई पैगाम रिकॉर्ड कर दें और उसको सुनेगा कब, जब एक में दोनों में से कोई एक वफात पा जाएगा तब। ठीक है, उसका तो वो लोग गया और रिकॉर्ड कर दिया। हामिद के खर्राटे की आवाज़, यानी कि देखिए वो आपको वो मौका सुना करके फिर वापस आ गया कब, जब उसकी बीवी मर चुकी है और ये रात में हामिद के साथ सोया हुआ है। हामिद के खर्राटे की आवाज़ कमरे के अंधेरे में भरने लगी थी और मुझसे नींद कोसों दूर थी। ऐसे में मुझे कैसेट याद आया। यानी कि इनको दफन करने के बाद जब ये रात में नहीं सो पा रहा है तो उनको वही कैसेट याद आया जब उसकी बीवी हयात से थी और इन दोनों ने ये पैगाम रिकॉर्ड करने का जो है मंसूबा बनाया था। तो क्यों ना अभी सुना जाए, शायद दिल को करार आ जाए। इस एहसास के साथ ही मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि उस कैसेट में क्या मेरी बीवी छोड़ के गई होगी पैगाम वो सुनने के लिए। जाने क्या कुछ और किस लहजे में उसने मुझसे कहा होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपके साथ इस तरह का मामला हो तो कोई भी इंसान बेकरार होगा कि चूँकि अब वो जा चुकी तो ज़िंदगी के बाद वो किस तरह चाहेगी, तो ये भी परेशान हो गया, बेकरार हो गया कि पता नहीं किस अंदाज में और क्या उन्होंने पैगाम छोड़ी होगी। मगर हामिद की नींद टूट गई तो वो सोच रहा है कि अगर कैसेट की आवाज़ सुने तो हो सकता है हामिद जाग जाए। इस डर से मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पलंग पर से उठा, अंधेरे ही में टेबल पर से टेप रिकॉर्ड उठाया और दराज से कैसेट निकालकर बगल के कमरे में चला आया। दरमियान का दरवाज़ा होले होले भिड़काया, यानी बंद किया और पर्दे खींच दिए ताकि रोशनी और आवाज़ से हामिद की नींद खराब ना हो। मैंने रोशनी की, यानी लाइट जलाया, रिकॉर्ड में कैसेट लगाकर प्लेयर ऑन कर दिया, यानी कि जिसमें कैसेट से हम लोग सुनते हैं, प्लेयर ऑन कर दिया और दिल थाम के हमगोश बन गया, यानी कि एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर के सुनने लगा। वो कोई आवाज़ नहीं, कैसेट जो है वो चलना शुरू हुआ और जो है एक साइड, यानी दोनों साइड में पैगाम रिकॉर्ड करते रील में, तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। घरर घरर, शायद शुरू का कैसेट खाली हो। स्पीड नंबर भागते रहे, फिर खटाक की आवाज़ के साथ कैसेट एक साइड से ख़त्म हो गया। यानी कि क्या होता है कि वो जब कैसेट लगाता है तो एक साइड से जितना भी रील है तमाम चल रहा है, घरर घरर की आवाज़ आ रही है और जो है जब कैसेट ख़त्म हो जाने के बाद ना वो आराम से उसको बाहर की तरफ फेंकता है खटाक की आवाज़ के साथ। तो एक साइड ख़त्म हो गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। अफसर निगार बहुत परेशान हो गया कि आवाज़ नहीं है, कुछ भी, कोई पैगाम नहीं है। फिर मैंने अपने हवास को काबू में कर ही लिया। सोचा कैसेट के दूसरे हिस्से में उसने टैप किया हो शायद। साइड बदल कर मैंने प्लेयर ऑन कर दिया, यानी कि दूसरे साइड में। फिर घरर घरर की एक भागती आवाज़ और फिर वही खटाक की आवाज़ के साथ दूसरा साइड भी ख़त्म। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं खलाओं में एक बेवज़नी वजूद बनकर बेमकसद डोलने लगा हूँ। और यहीं अफसाना ख़त्म हो जाता है। तो आखिरी हिस्सा बहुत ऐसा मालूम हो रहा है कि क्लाइमेक्स पे ले जाकर के अफसाने को ख़त्म कर दिया गया है। तो यहीं से अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि आगे क्या मामला हो रहा होगा। मैं बस इसके पीछे के मामलात को बता रहा हूँ, आप आगे के मामलात को आप खुद सोचेंगे। पीछे का मामला ये है कि उन्होंने पैगाम क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अफसाना निगार की बीवी ने अफसाना निगार के लिए सवाल पैगाम जो है, यानी कि वो उसके मरने के बाद किस तरह ज़िंदगी चाहती है, किन उसूलों के तहत उसकी ज़िंदगी को चाहती है, उन्होंने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। ये भी तो हो सकता था कि इसके मरने के बाद वो दूसरी शादी कर ले, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोई पैगाम रिकॉर्ड नहीं किया। कम से कम यही कह देता कि आप मेरी मौत के बाद दूसरी शादी नहीं कीजिएगा, या खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया इन्होंने। क्यों? तो इसका जवाब आप उस वक्त देखेंगे जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे, एकदम शुरू में। तो शुरू में जब हम लोग जाते हैं तो शुरू में क्या देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में 35 साल ज़िंदगी गुजरी है। बहुत उम्दा। कितनी साल ज़िंदगी? 35 साल। ये देखिए
कि कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों में इस हद तक हम आहंगी का होना माफ़ौकुल फितरत अमल तो नहीं। 35 साल तक ये दोनों शादीशुदा बंधन में बंधे रहे और इन 35 सालों में कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत, कोई मसला, कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक दूसरे के काम से किसी को तकलीफ तक नहीं पहुँची। यहाँ तक कि ये सामने वाला बोलना क्या चाहता है दूसरा बोल देता है। इस तरह से हम आहंगी है। तो जब इतनी हम आहंगी हो, इतनी मोहब्बत हो, इतनी यकसानियत हो, तो फिर दूसरे शख्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 35 साल उसकी बीवी को गुजारने का एहसास हो गया कि आगे की जो ज़िंदगी होगी अफसाना निगार उसी के मुताबिक गुजारेगा जिस तरह से उसकी बीवी चाहती है, क्योंकि 35 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है, ये उसकी बीवी जानती है। हो सकता है मुमकिन हो कि अफसाना निगार भी अपनी बीवी के लिए कोई पैगाम रिकॉर्ड ना किया हो, क्योंकि वो भी जानता है कि मेरी बीवी उसी अंदाज में ज़िंदगी गुजारेगी जैसा कि 35 साल तक गुजारती आई है, क्योंकि दोनों का ख्याल एक है, जहन एक है। जब ख्याल में कुछ फ़र्क होगा तब ना आप कुछ बताएंगे। ख्याल जब एक है तो फिर बोलने की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ से इस वजह से उसकी बीवी जो है पैगाम रिकॉर्ड नहीं करती है। इसके आगे क्या हुआ होगा अफसाना निगार के साथ, या आप सोचिए, अपने जहन को उसत दीजिए, थोड़ा सा उसको प्रेशर डालिए, आपको समझ में आया कि अफसाना निगार और किन किन मराहिल से गुजर सकता है। तो ये अफसाना बेवज़नी ख़त्म होता है यहाँ पे। इसको देखिए, जहाँ जहाँ अंडरलाइन किए उसको अंडरलाइन कीजिए। वहाँ से मारूजी सवाल ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया, तो उसको अंडरलाइन कीजिए। जब दोबारा पढ़ेंगे तो उन जुमलों पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा और ऑटोमेटिक तवज्जो होगी भी। तो नाजरीन, हम लोग अगली वीडियो में अब अफसाना बेवज़नी के हवाले से मारूजी सवाल जब आपको देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब से साझा कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।